हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर को। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन के बारे में और क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ कंप्लीट इट फर्स्ट, देन आप इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सरकार ने इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो किए उसमें सबसे पहला पॉइंट है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। रुपी को क्या किया गया? डीवैल्यू किया गया, डीवैल्यूएट किया गया। अब डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो डीवैल्यूएशन रिफर्स टू डेलिब्रेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी with respect to any foreign currency by the government of a country। किसी कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है? डेलिब्रेट रिडक्शन, मतलब अपने से रिड्यूस करती है किस चीज़ को? फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को रिड्यूस करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। मतलब बेसिकली समझा जाए तो रूपी के वैल्यू को किसी फॉरेन करेंसी, सपोज डॉलर के टर्म्स में वैल्यू को कम करना ही हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। अब इस डीवैल्यूएशन को क्यों किया गया? तो हमने देखा था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा था? काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट चल रहा था। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो को, कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज को लाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया। फिर इसी में सेकेंड पॉइंट है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो गवर्नमेंट क्या थी? गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि रुपी को अपने कंट्रोल से क्या कर दिया? फ्री कर दिया। पहले रुपी के वैल्यू को कौन डिटरमाइन करती थी? गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी। तो इस चीज़ से रुपी को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। तो अब गवर्नमेंट क्या है? रुपी के वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर रही थी। तो रुपी का वैल्यू आखिर डिटरमाइन कैसे हो रहा था फॉरेन करेंसी के टर्म्स में? तो वो डिटरमाइन हो रहा था अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब है? मार्केट फोर्सेस का मतलब है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रुपी का वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में क्या हो रहा था? डिटरमाइन हो रहा था। फिर ये था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो वी ऑल नो 1991 के पहले जो है हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा था इंपोर्ट पर। अब इंपोर्ट पर हमने रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाए थे? तो आई होप आपको ये पता होगा, कोटास एंड टैरिफ को यूज़ करके हमने इंपोर्ट को कंट्रोल करने की क्या की थी? कोशिश करी थी। और हम इंपोर्ट को क्यों कंट्रोल कर रहे थे? टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे। अब कहीं ना कहीं इससे हमें फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इस प्रोटेक्शन के कारण जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ा। मतलब
डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमने प्रोटेक्ट किया तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ ने उतना इनिशिएटिव नहीं ला कि एफिशिएंट बने, कॉम्पिटिटिव बने। तो इसके वजह से हमारा जो एफिशिएंसी लेवल था या कॉम्पिटिटिवनेस था, दोनों चीज़ें क्या थी, ख़राब थी। और हमारी इंडस्ट्रीज़ भी कैसे ग्रो कर रही थी, स्लो रेट से ग्रो कर रही थी। अब रिफॉर्म्स को इनिशिएट क्यों किया गया, ये रिफॉर्म्स क्यों लाए गए इन पॉलिसीज़ में, तो इसके पीछे के 3 कारण थे। सबसे पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके अंदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लाना, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या कर सके, इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सके। इसीलिए हमने तो इंटरनेशनल कंपटीशन को इंडस्ट्रीज़ हमारी इंटरनेशनली क्या कर पाए, कॉम्पीट कर पाए। तो हमने इसलिए इनिशिएटिव लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाने की। फिर अगर हम अपने ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो हमारे काफ़ी ज़्यादा थे, रिजिड थे बहुत ज़्यादा, और हम इंपोर्ट पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्या किया, रिफॉर्म किया, जिससे हमारी कंट्री के अंदर क्या हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो और टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इकनॉमी के अंदर आए। इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया चेंज करने का। फिर उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हमने क्या लिया, स्टेप्स लिया, और न्यू टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर पाए। इसलिए भी इन रिफॉर्म्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब रिफॉर्म्स ये थे क्या, तब से हम बात कर रहे हैं हमने रिफॉर्म्स क्यों किया। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की कि आखिर ये रिफॉर्म्स थे क्या। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions on import and export। तो हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई उसमें जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, उसको बहुत हद तक क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, उस पर हमने जो भी इनके इंपोर्ट्स पर हमने जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे उसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। कब से, अप्रैल 2001 से। मतलब इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस को हमने पूरी तरीके से कब रिमूव कर दिया, अप्रैल 2001 को। फिर सेकंड है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी क्या किया गया, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। कहीं ना कहीं जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के कारण क्या होता था, हमारे गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो कॉस्टली हो जाते थे। तो अपनी एक्सपोर्टेड गुड्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हमने जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा के रखे थे उसे भी रिमूव कर दिया। फिर तीसरा पॉइंट है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़। अब इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी हमने क्या किया, कंसिडरेबली रिड्यूस किया। इसके पीछे का कारण ये था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगा। कैसे, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट कर पाएंगे। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या है, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर पाएगी बेटर प्राइसेस पे, सस्ते दाम पे। जो रॉ मटेरियल्स इंटरनेशनल मार्केट पे अवेलेबल थे उसके इंपोर्ट को हमने क्या किया, सस्ता किया। फिर चौथा पॉइंट है
relaxation in import licensing system. तो इम्पोर्ट पे जो लाइसेंस का सिस्टम हमने लगा के रखा था उसे पूरी तरीके से ऑब्लिश कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि हैज़ार्डस और एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ थी, उन पे लाइसेंस का सिस्टम को हमने लगा के रखा। ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट भी है। सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंस सिस्टम अभी भी लगा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी वो रॉ मटेरियल को क्या कर सकती थी, इंपोर्ट कर सकती थी बेटर प्राइसेस पे और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती थी। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में था लिबरलाइजेशन का, उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। लिबरलाइजेशन क्या था, कैसे किया गया, क्यों किया गया, सब हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो प्राइवेटाइजेशन डिस्कस करने में सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ownership, management and control of public sector enterprises PSU to the entrepreneurs in the private sector। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, PSUs की क्या चीज़ को ट्रांसफ़र करना, किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना, PSU की ओनरशिप, मैनेजमेंट, ओनरशिप को, ओनर्स को, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शंस और कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना। किसे ट्रांसफ़र करना, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस कौन से एंटरप्रेन्योर्स प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, ट्रांसफ़र, किस चीज़ का ट्रांसफ़र, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, किसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम यहाँ पे, PSUs का। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है उनको, किसको, जो प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स है उनको। अब प्राइवेटाइजेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें ग्रेटर रोल देना। किसे ग्रेटर रोल देना, तो प्राइवेट सेक्टर को। 1991 के पहले जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें ज़्यादा रोल किसका था, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा रोल था पब्लिक सेक्टर का। इस चीज़ को हमने क्या किया, धीरे धीरे चेंज किया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्या किया, इंक्रीज़ किया। इनफैक्ट ओवर द ईयर्स जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने बहुत सारी कंपनीज़ में अपने स्टेक्स को क्या किया है, डाइल्यूट किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे IPCL, IBP, मारुति उद्योग एट्सेट्रा। तो प्राइवेटाइजेशन करने के तरीके क्या है, प्राइवेटाइजेशन का तो अब हम मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट है कि प्राइवेटाइजेशन आखिर किया कैसे जा सकता है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ट्रांसफ़र करना किस चीज़ को,
ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसमें से जो कंपनीज है उसमें गवर्नमेंट से जो ओनरशिप गवर्नमेंट या मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट के पास है उसे ट्रांसफ़र करना किसके पास, तो प्राइवेट सेक्टर के पास। एक तरीका ये है, तो ट्रांसफ़र करना ओनरशिप और मैनेजमेंट को गवर्नमेंट के पास से प्राइवेट सेक्टर के पास। और प्राइवेटाइजेशन एक और तरीके से कैसे हो सकता है, तो पीएसयूज़ में जो गवर्नमेंट अपने पास जो भी इक्विटी लेके रखी है उसको क्या करके सेल करके, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पीएसयूज़ में जो इक्विटी है उसको सेल करके भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। और इसे एक और वर्ड कहा जाता है, इसके लिए एक और टर्म यूज़ होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार उससे क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को हटाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाता है, तो प्राइवेटाइजेशन करने का सिंपली एक कारण है, जो पीएसयूज़ है उसके अंदर क्या लाना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना। क्योंकि पीएसयूज़ गवर्नमेंट ओन्ड होती है तो वो लॉसेस में भी रहती है या अच्छे से एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं भी करती है तो भी गवर्नमेंट का उसे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, सारे पैसे मिलते हैं, जो भी एक्सपेंसेस पीएसयूज़ का होता है वो निकल जाता है। लेकिन इस चीज़ को, इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन को क्या किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन को ही किया जाता है। और एक दूसरा कारण क्या है, मॉडर्नाइजेशन। जो पीएसयूज़ है वो क्या हो, मॉडर्नाइज हो, इम्प्रूव करे, इसलिए भी प्राइवेटाइजेशन को किया जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि अगर पीएसयूज़ का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो सिंपल तरीका क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के पास जो प्राइवेट सेक्टर की मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ है या फिर जो प्राइवेट कैपिटल है उसको पीएसयूज़ के अंदर क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन की पूरी बात कर ली है और प्राइवेटाइजेशन की पूरी बात कर ली है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।